नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज अपन ने जो टॉपिक लिया है वो लिया है प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की सामान्य विशेषताएं। अपन जब प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की जब बात करते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में एथेंस, स्पार्टा के बारे में आ जाती है, ग्रीस के बारे में। वर्तमान में आज जो यूनान की राजधानी ग्रीस है और काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है, वहाँ के बारे में अपने विचार आ जाते हैं। तो अपन ये जो टॉपिक ले रहे हैं ये एमए फाइनल के विद्यार्थी जिन्होंने कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या थॉट ले रखा हो या थ्योरी ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ले रखा हो, तो उसमें भी ये है टॉपिक। एमए प्रोएस के में भी ये टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का। और बीए फाइनल का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें तो ये है ही शुरुआत में। तो अपन इस संदर्भ में चर्चाएं करते हैं। पश्चिमी साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, दर्शन और राजनीतिक चिंतन के मूल स्रोतों की तलाश के लिए हमें प्राचीन यूनानी चिंतन की ओर देखना पड़ता है। ज्यामिति, जो अपन जियोमेट्रिक कहते हैं, का मूल प्रवर्तक यूक्लिड, इसका कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में ही जन्म हुआ था। ज्यामिति की तर्क प्रणाली से वैज्ञानिक चिंतन के विकास में बहुत सहायता मिली। फिर जो राजनीतिक प्रश्न आज भी मानव जाति के लिए चिंता के विषय बने हुए हैं, ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के महान युग की ओर लौटना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर तर्क, बुद्धि और सत्ता, ये रीजन एंड अथॉरिटी, न्याय, जस्टिस और विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की समस्याओं की जितनी गहरी छानबीन प्राचीन यूनानी चिंतन में की गई है, उतनी और कहीं नहीं की गई। संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की बुनियाद प्राचीन यूनानी पोलिस अर्थात नगर राज्य, सिटी स्टेट की जीवन शैली में निहित है। राजनीति के अंग्रेजी पर्याय पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति भी इसी पॉलिस से हुई है। तो आगे अपन चल के देखते हैं कि चिंतन के संदर्भ में यूनानी राजनीतिक चिंतन की कौन कौन सी संस्थाएं थी इस तरीके से। तो यूनानी राजनीतिक संस्थाएं, ग्रीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। प्राचीन यूनानी जगत छोटे छोटे नगरों का समूह था जो यूनान की घाटियों और निकटवर्ती तट प्रदेश एवं द्वीप समूह तक फैले थे। वहाँ पर्वतों, घने जंगलों और समुद्र ने भूमि को ऐसी अनेक घाटियों और द्वीपों में बांट रखा था जिनकी रक्षा करना सरल था, परंतु समुद्री मार्ग से ये आपस में जुड़े हुए भी थे। इन नगरों का जीवन एक ही समाज व्यवस्था से जन्मा था, अतः इनकी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं बहुत कुछ एक जैसी थी, परंतु राजनीतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न नगर स्वाधीन थे, यानी स्वतंत्र थे ये। हालांकि कुछ नगरों ने अपने पड़ोसियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के विचार से कुछ समय के लिए अपने सहबंध अलायंसेज अवश्य बनाए थे। उस समय जब अपन ऐसे देखते हैं तो कुछ राज्यों ने जो इस तरीके के थे दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करने वाले, उन्होंने भी अपने कुछ और अपने जैसी विचारधारा के राज्यों से मिल करके ऐसे संबंध बनाए थे। प्राचीन यूनानी महाकवि प्राचीन काल में एक कवि हुए हैं होमर। ये इनका जमाना लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास का था। तो होमर के युग तक राजतंत्र की संस्था इन नगर राज्यों के राजनीतिक संगठन की मुख्य प्रणाली थी। अर्थात होमर के समय तक वहाँ पर राजतंत्र हमको देखने को मिलता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि 700 ईस्वी पूर्व तक आते आते वहाँ अधिकांश नगरों में गुटतंत्रों, ओलिगार्कीज का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन गुटतंत्रों में अपने अपने नगर की प्रमुख जातियों और जनजातियों के सरदार सम्मिलित थे। आगे चलकर इन गुटतंत्रों में आपसी झगड़े पैदा हो गए और 500 ईसा पूर्व तक आते आते उनकी जगह तानाशाहों की तूती बोलने लगी।
शुरू शुरू में ये शासक जनसाधारण के हितैषी भी थे, यानी कि जनता के बारे में सोचते थे, जनता के हित में कार्य करते थे, परंतु बाद में उनकी सोच बदल गई और वो अत्यंत भ्रष्ट और अत्याचारी बन गई। फिर अधिकांश नगरों में जनसाधारण ने अभिजात वर्ग के साथ मिलकर एक एक करके इन तानाशाहों की छुट्टी कर दी और उनकी जगह अभिजात तंत्र अरिस्टोक्रेसी स्थापित कर दिए। इसके बाद कई जगह अभिजात तंत्रों को हटाकर लोकतंत्र डेमोक्रेसी स्थापित किए गए। इस सारी उथल पुथल की पृष्ठभूमि में 500 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी राजनीतिक चिंतन को पनपने का अवसर मिला। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में दो सबसे महत्वपूर्ण थे, स्पार्टा और एथेंस, जिनमें परस्पर प्रतिद्वंदिता चल रही थी, एक दूसरे के शत्रु थे, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा के लोगों का सामाजिक जीवन कठोर अनुशासन में बंधा हुआ था और वहाँ सैन्य मूल्यों को प्रधानता थी, अर्थात ये अनुशासित थे और सैनिकों को विशेष महत्व देते थे, सैनिक मूल्यों को विशेष महत्व देते थे। उन्होंने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं किया। स्पार्टा मैदानी इलाके में बसा हुआ था और वहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। अब अपन दूसरी तरफ देखते हैं, एथेंस की तरफ। तो एथेंस समुद्र के किनारे बसा हुआ था और उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार पर आधारित थी। समुद्र किनारे बसे हुए होने की वजह से एथेंस की आबादी में वहाँ के नागरिकों, जो सिटीजन्स थे, के अलावा वहाँ रहने वाले अन्य देशी जो रेजिडेंट अलाइंस थे और दास स्लेव सम्मिलित थे। यूँ कहो कि आबादी के हिसाब से 2/3 से ज़्यादा लोग दास थे एथेंस में, जिन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। एथेंस में लोकतंत्र प्रचलित था, परंतु वहाँ राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों या स्वतंत्र जनों, जिनको हम फ्रीमैन भी कह सकते हैं, को ही प्राप्त थे। अर्थात वहाँ राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों या स्वतंत्र जनों को ही प्राप्त थे, अन्य किसी विदेशी या दास या स्त्रियों को नहीं थे। अर्थात इनमें जो स्त्रियां जो भी थी उनको भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। यहाँ के लोगों के जीवन में अनुशासन का बिल्कुल अभाव था। ये अनुशासनहीन लोग थे एथेंस के, और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में स्वार्थी तत्वों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों का, ये दो महानतम जो दार्शनिक हैं, सुकरात और प्लेटो, इनका जन्म यहीं पर हुआ था, जिन्होंने राजनीति से जुड़ी समस्याओं पर चिंतन मनन करके राज्य के उद्धार का रास्ता दिखाया। ये विचारक स्पार्टा में प्रचलित संस्थाओं और वहाँ के अनुशासन से अत्यंत प्रभावित थे। प्लेटो के आदर्श राज्य, जिसको अपन आइडियल स्टेट भी कहते हैं, इस संकल्पना पर इसकी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आज प्रिय छात्र व छात्राओं, इतना ही। थैंक यू।